अग्निपथ एकेडमी में स्वागत है। मेरा नाम विश्वेन्द्र सिंह जादव है और आप देख रहे हैं अग्निपथ एकेडमी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। ना तू रुकेगा, ना तू मुड़ेगा, ना तू थकेगा। मेरे साथ कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ, क्योंकि यह तेरा अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन अग्निपथ एकेडमी पर। तो चलिए आज आपका टॉपिक नया स्टार्ट करते हैं। पिछले टॉपिक को आपने अच्छी तरह से पढ़ा होगा। आपका नया टॉपिक स्टार्ट होगा आज संज्ञा का। तो संज्ञा आज हम पढ़ेंगे इस टॉपिक में। तो आज का जो संज्ञा का जो टॉपिक है बहुत ही छोटा टॉपिक और बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। तो इससे पहले हम आपको लेके चलते हैं कुछ हिंदी में जो पुरानी चीज़ें हैं उसको भी हम बताएंगे। जैसे कि आपने अभी तक तो पढ़ा होगा, कई प्रकार पढ़ा होगा कि संज्ञा को कैसे पढ़ते हैं या फिर उसमें जो शब्द जो आते हैं, पद जो आते हैं वो कैसे कैसे पढ़ते हैं। तो हिंदी व्याकरण का अध्ययन की अगर हम बात करें तो हिंदी व्याकरण का हमने 4 भागों में अध्ययन किया है। कितने भागों में अध्ययन किया है? 4 भागों में। तो हमारे 4 भागों में कौन कौन से हैं? जैसे नंबर 1 है पद संरचना। कौन सा है? पद संरचना। नंबर 2 कारक व्यवस्था। नंबर 1 पद संरचना, नंबर 2 कारक व्यवस्था और विकारोत्पादक तत्व और चौथा है आपका वाक्य संरचना। तो ये क्या क्या होते हैं तो हम आपको बता रहे हैं। पद संरचना की अगर हम बात करें, पद संरचना की अगर हम बात करें तो ये वे पद होते हैं जैसे कोई शब्द जब व्याकरण सम्मत नियमों के आधार पर व्याकरण शब्द जब कोई शब्द व्याकरण सम्मत नियमों के आधार पर किसी वाक्यों में निश्चित स्थान ग्रहण कर लेता है, तो निश्चित स्थान ग्रहण कर लेता है तो वे पद बन जाते हैं। तो जो वे पद बन जाते हैं उसके बाद हम आपको बताते हैं कौन कौन से पद बनते हैं। जैसे शब्द की अगर हम बात करें तो शब्द हमने जो भी कोई शब्द है, जैसे हम संज्ञा पढ़ रहे हैं तो संज्ञा को भी हम आगे बताएंगे, उसको परिभाषित रूप में भी बताएंगे। लेकिन संज्ञा की परिभाषा जैसे क्या होती है आपको भी पता है कि हम अपने ब्रह्मांड जैसे विश्व की बात अगर करें तो हम जो भी चीज़ देखते हैं या फिर कोई भी वस्तु सही, जैसे कोई टेबल हो गया, मेज हो गया, कमरा हो गया या फिर तमाम कोई भी ऐसी वस्तु, तो जिसको हम देखते हैं वो सारी क्या हैं? वो संज्ञा हैं। तो उसी का हम एक रूप यहाँ पर हम आपको बताएंगे। संज्ञा किस में आती है, उसका विकार कहाँ से हुआ है। तो आइए चलते हैं। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि संज्ञा के भेद भी बताएंगे, संज्ञा के कितने भेद होते हैं या फिर उनके उदाहरण सहित आपको अच्छी तरह से समझाएंगे। तो उससे पहले हम देखते हैं कि संज्ञा की उत्पत्ति कहाँ से होती है। तो संज्ञा, अब हमने आपको पद संरचना बता दिया, उसके बाद हम बता रहे हैं आपको विकारी शब्द। अब इसमें से जो विकारी शब्द निकलते हैं, अब विकारी शब्द की हम अगर बात करें तो विकारी शब्द से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कुछ शब्दों के बारे में। शब्दों के बारे में ऐसे बताना चाहेंगे जैसे कि शब्द होते हैं जैसे सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक और निरर्थक। अब हम आपको बता रहे हैं सार्थक और निरर्थक शब्द। अब इनकी चर्चा हम क्यों कर रहे हैं? पहले इनकी हम इसलिए कर रहे हैं कि कुछ शब्द हमें, जो भी शब्द बोलते हैं तमाम शब्द होते हैं हम, जैसे अब ये मार्कर है, ये मार्कर है, ये माइक है, ये बोर्ड है, ये लाइट वगैरह जो भी है, उसको जब हम बोलते हैं तो उसका कोई ना कोई एक अर्थ होता है। प्रत्येक शब्द का एक अर्थ होता है। तो हम छोटी सी भाषा में अगर बात करें तो सार्थक शब्द वो शब्द होते हैं जिनका कोई अर्थ होता है और निरर्थक शब्द वे शब्द होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता। जैसे कि हम एक उदाहरण सहित अगर बात करें तो एक शब्द है कोई कमल। क्या? कमल। अब इसी को अगर हम लिखें मकल, तो अब आप बताइए इसमें आपका कौन सा साधारण शब्द पढ़ने में आ रहा है? आपने कमल को क्यों पॉइंट आउट किया अपने दिमाग में? क्योंकि कमल एक ऐसा शब्द है जिससे आपकी शब्द जो पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद तुरंत आपके दिमाग में आ रहा है कि कमल कोई चीज होती है या कोई फूल होता है, क्योंकि वो आपने पहले पढ़ा है, देखा है, सब कुछ जो भी किया है। लेकिन मकल कोई आपने ऐसा शब्द पढ़ा जरूर है, लेकिन पढ़ा तो अभी ही है, हालांकि कोई भी शब्द सही जिसका कोई अर्थ नहीं निकल के आ रहा। तो अब हम बात करें तो सार्थक शब्द।
अब सार्थक शब्द को हमने यहाँ पे उठा के रखा है, यानी सार्थक शब्द मतलब जैसे कहें तो विकार के आधार पर, सार्थक शब्द विकार के आधार पर अगर हम पढ़ें तो विकारी शब्द और अविकारी शब्द। आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। मैंने इसीलिए इसको पहले नोट डाउन इसलिए किया है कि आज हम अपनी वीडियो में अच्छी तरह से आपको समझा सकें, क्योंकि लिखाते हैं तो उससे समय भी मेरा टाइम ज्यादा निकलता है, उसके बावजूद आप समझ नहीं पाते। तो चलिए अब हम आपको बता रहे हैं विकारी और अविकारी, यानी सार्थक शब्दों में से जो हम विकार के आधार पर बता रहे थे, तो विकारी शब्द। अब विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं? विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। विकारी शब्द की अगर हम बात करें, जो लिंग वचन काल में जो परिवर्तन हो जाते हैं, यानी जो भी शब्द हम बोलते हैं वो लिंग वचन काल में जो भी परिवर्तन हो जाते हैं वो हमारे विकारी शब्द होते हैं। उसी तरह अगर हम बात करें अविकारी शब्द, पहले इसको लिख लीजिए। विकारी शब्द जैसे लिंग वचन काल कारक, यानी इसमें जो परिवर्तन आ जाता है शब्दों में तो उसे हम कहते हैं विकारी शब्द। अब उसी प्रकार अविकारी की बात करें हम, अब अविकारी आपने पढ़ा है, विकारी शब्द यानी लिंग वचन काल में जो परिवर्तन शब्दों में आता है उसको हम विकारी शब्द कहते हैं। उसी प्रकार लिंग वचन काल में कोई भी बदलाव न हो, यूं या फिर हम यूं कहें कि परिवर्तन मतलब किसी भी स्थिति में ये परिवर्तन नहीं होते हैं। तो चलिए विकारी शब्द में कौन कौन से 4 शब्द, मतलब विकारी शब्द के कितने भाग हैं? 4। तो कौन कौन से हैं? वो ये हैं। नंबर 1 है आपका संज्ञा, नंबर 2 सर्वनाम, और नंबर 3 विशेषण, और नंबर 4 क्रिया। ये विकारी शब्द हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अब हम आपको बताते हैं संज्ञा के बारे में, मैंने आपको बता दिया है। अगर फिर भी आप जानना चाहें तो वही है, यानी आपको मैं बता दूं, जो भी कोई ये मैंने आपको जो बताया था उदाहरण, वो मैंने एक संक्षिप्त रूप से इसलिए बताया था जिससे आपको अच्छी तरह से दिमाग में आ जाए। लेकिन नियमित रूप से अगर आप परिभाषित रूप में देखें हैं तो वही होगा जैसे कि किसी प्राणी, वस्तु, भाव या जाति के नाम पर जो भी होते हैं वो हमारी सब संज्ञा होती हैं। अब चलिए हम आपको उदाहरण बताते हैं विकारी शब्द में। जैसे नंबर 1 पर आपका आता है संज्ञा। अब संज्ञा क्या है? अब संज्ञा के सब उदाहरण सहित तो आप कैसे जानेंगे? जैसे कि कोई, हमने आपको बताया था लिंग वचन काल में परिवर्तन। अब परिवर्तन कैसे होगा? जैसे कोई लड़का है, संज्ञा में जैसे हम लिखते हैं लड़का, लड़का। अब लड़का को अगर हम लिखें लड़की, ये हमारा जो लिंग परिवर्तन हो रहा है, ये मैंने आपको उदाहरण में भी बताया है कि लिंग वचन काल में परिवर्तन। तो जो लड़का का जो लड़की हो रहा है वही हमारी, यानी आप देख रहे हैं लड़का का लड़की, ये लिंग बदल रहा है इसका। अब उसी प्रकार जैसे लड़कियां, लड़कियां भी लिख सकते हैं, लड़कियां, लड़कियां। तो ये हमारी क्या हो गई? ये हमारी संज्ञा हो गई। ठीक है। अब संज्ञा के हिसाब से अगर हम और बात करें सर्वनाम की, जैसे सर्वनाम है। अब सर्वनाम कौन से होते हैं? जो संज्ञा के स्थान पर शब्द प्रयोग होते हैं वे सर्वनाम होते हैं। तो सर्वनाम कैसे होते हैं? जैसे कि आपको हम बताएं वह, वे या फिर यह। अब कैसे होते हैं ये भी समझिए। गाय, दूध, या फिर गाय के 4 पैर होते हैं। अब ये उदाहरण है, गाय के 4 पैर होते हैं या फिर गाय के 4 पैर हैं। अब इसमें जो गाय है ये क्या है? ये तो हमारी क्या है? संज्ञा। अब इसकी जगह पर अगर हम सर्वनाम का प्रयोग करेंगे तो लिख सकते हैं उसके 4 पैर होते हैं। तो गाय के 4 पैर होते हैं, गाय एक संज्ञा शब्द है, संज्ञा के स्थान पर हमने सर्वनाम का प्रयोग किया है, तो गाय के स्थान पर उसके 4 पैर होते हैं। तो उदाहरण यही था इसका सर्वनाम का, वही लिख सकते हैं यहाँ पे
वह उसके वे आदि। अब विशेषण की बात अगर हम करें तो विशेषण शब्द यानी विशेषण जो विशेषता बताते हैं शब्द में ही छुपा है। विशेषण यानी विशेषता। अब विशेषता क्या होगी कि जैसे विशेषता की अगर हम बात करें तो जैसे कोई हमारा ये मार्कर है, अब ये मार्कर है, हम आपको विशेषण बता रहे हैं। अब ये मार्कर है, मार्कर हम लिख रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं। अब इसमें कैसा है, काला लिख रहे हैं, यानी कलर जो है इसका काला है, तो मार्कर से हम कैसा लिख रहे हैं, काला लिख रहे हैं, यानी इसका जो कलर है कैसा है, काला। तो ये इसकी विशेषता बता रहा है, तो यही हमारा विशेषण है। अब क्रिया, क्रिया को अगर हम समझें तो क्रिया जैसे हम आपको बता रहे हैं, जैसे कोई एक सेंटेंस ले लीजिए कि राम घर जाता है। क्या है, राम घर जाता है। अब राम घर जाता है, राम घर जाता है। अब जो जाता है ये क्या है, हमारी क्रिया। अब जो क्रिया है राम घर जाता है, इसमें जो जाता है ये हमारी क्या है, क्रिया। भाई राम कहाँ जाता है, हमें जब तक क्रिया उसमें प्रयोग नहीं होगी तब तक क्या पता कि वो शब्द में क्या कह रहा है या फिर वो उस वाक्य में क्या कह रहा है। तो राम घर जाता है, ये जो जाता है, जाती हैं, जाते हैं, इसमें मैं बोल रहा हूं जाता है, जाती हैं। अब ये लिंग चेंज है इसमें। भाई मैंने आपको पहले ही बताया था विकारी शब्द में लिंग वचन काल। अब इसमें आपको पहले जाता था फिर जाती है। क्रिया में आपको जो दिख रहा होगा पहले जाता था, दूसरा उदाहरण है जाती हैं। अब जाती हैं ये लिंग बदल रहा है। भाई ये पुरुष की बात हो रही है, महिला की बात हो रही है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था लिंग वचन काल। तो इसी प्रकार जो इसमें आपको मैंने उदाहरण के रूप में जो परिवर्तन बताए हैं वो विकारी शब्द होते हैं। और विकारी शब्द हमारे चार भागों में बटे हुए हैं, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अब आपने, मुझे आशा है कि आपने यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब आपको हम लेके चलते हैं, विकारी पढ़ लिए हैं, अब अविकारी की तरफ लेके चलते हैं। क्या, अविकारी। अब अविकारी भी उसी प्रकार के हैं, क्योंकि विकारी शब्द मैंने आपको बता दिए हैं, उसी प्रकार अविकारी। अब इसमें आपका नंबर 1 पर आता है क्रिया विशेषण शब्द, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। अब हम बात कर रहे हैं क्रिया विशेषण शब्द की। अब क्रिया विशेषण शब्द कौन से होते हैं, जो क्रिया की विशेषता बताए। अब क्रिया की विशेषता जैसे कि मैं उदाहरण में अगर आपको बताएं, जैसे क्रिया विशेषण, जैसे धीरे चलना, धीरे चलना, ये क्या है भाई, आप धीरे धीरे चल रहे हैं या तेज चल रहे हैं, या आप भागने लगो या फिर उड़ने लगो, ये आपकी इच्छा है, लेकिन वो हमारी क्या होगी, क्रिया की विशेषता। यानी क्रिया की विशेषता जो हम धीरे धीरे चल रहे हैं, टहल रहे हैं, आपने क्रिया विशेषण शब्द समझे। क्रिया विशेषण शब्द क्या शब्द होते हैं आपको मैंने बता दिया है, जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। उसी प्रकार संबंध बोधक शब्द, संबंध बोधक शब्द ये वे शब्द होते हैं जो व्यक्ति और वस्तुओं के बीच में जो संबंध बताते हैं। जैसे कि के लिए, के बिना, संबंध की बात चल रही है। आपने खूब अच्छी तरह से सुना होगा कि राधा के बिना श्याम अधूरे, तो वही उदाहरण इसमें सेट कर लीजिए। संबंध बोधक शब्द, राम के बिना सीता अधूरी, या फिर हनुमान, राम के बिना हनुमान अधूरे, या हनुमान के बिना राम अधूरे, कुछ भी सही। तो ये आपका संबंध बोधक हो गया। अब लेके चलते हैं आपको समुच्चय बोधक शब्द। अब समुच्चय बोधक शब्द की बात करें तो कौन से शब्द होते हैं भाई, समुच्चय, हर एक शब्द में उसकी विशेषता छुपी है। क्या छुपी है, हर एक शब्द में उसकी विशेषता छुपी है। अब समुच्चय बोधक की अगर हम बात करें तो जैसे कि ये वे शब्द होते हैं जो दो वाक्यों या उपवाक्यों, यानी जो दो वाक्यों या शब्दों को जोड़ते हैं, जो दो वाक्यों या उपवाक्यों या शब्दों को जोड़ते हैं। अब जैसे तथा या किंतु। अब उसके बाद आपका आता है चौथा नंबर विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक शब्द बताइए,
ये वे शब्द होते हैं जिसमें जो विस्मय प्रकट करते हैं। विस्मय का मतलब होता है, विस्मय वो शब्द होता है जैसे आपने कभी सुना होगा कि अचानक किसी भी सड़क पर या किसी भी हाईवे पर कोई भी दुर्घटना हो जाती है, फिर आपको सुनने को मिलता है अरे वहां दुर्घटना हो गई, अरे बहुत बुरा हुआ। या फिर अगर हम दूसरी बात अगर हम उदाहरण के रूप में करें तो जैसे कोई मिठाई है, किसी मिठाई की अगर मिठास है, उसमें बहुत ही अच्छा या स्वाद है, जैसे कोई खाता है तो कहता है अरे वाह। तो दोस्तों आपने अभी पीछे पढ़ा है विकारी अविकारी शब्द। मैंने आपको बताया था अब जो विकारी शब्द थे उसमें संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया जो आए थे, उसी को जो हम संज्ञा के रूप में अगर हम बात करें तो संज्ञा के भेद, यानी संज्ञा के भेद कितने होते हैं? संज्ञा के भेद, संज्ञा के भेद मुख्यतः 3 बताए जाते हैं। 3 कौन कौन से होते हैं? जैसे कि व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। इनके बाद जो हमारे जो वर्तमान रूप में अगर देखें तो जातिवाचक संज्ञा, इसमें से हमारे 2 संज्ञा और निकली हैं, जैसे कि नंबर 1 समूहवाचक और नंबर 2 द्रव्यवाचक। अगर हम डीपली जाएं तो हम आपको एक बात और बताते हैं, एक शब्द और आता है। अगर हम बिल्कुल स्तर से बात करें तो 2 संज्ञा के भेद होते हैं। कौन कौन से? एक यथार्थवाचक और दूसरा भाववाचक। अब यथार्थवाचक की अगर हम बात करें, यथार्थवाचक में ही ये 4 रूप निकले हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। किसी वस्तु, प्राणी, जाति, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कहते हैं। अब ये आपके संज्ञा के भेद हो गए। संज्ञा के भेद 5 हो गए, जैसे व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। अब जातिवाचक में से आपका ये समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा निकली, ये आपका चौथा हो गया और ये आपका 5वां हो गया। तो ये आपके संज्ञा के 5 भेद हो गए। चलिए सबसे पहले आता है आपका व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन कौन सी संज्ञा होती हैं? यानी यह वे संज्ञा होती हैं जैसे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध हो। जैसे कि अभी इसका उदाहरण अगर हम बात करें, उदाहरण के नाम पर अगर हम बात करें, जैसे कोई शब्द ले लीजिए आप, उदाहरण आगरा। आगरा एक स्थान है। हम एक उदाहरण और ले लेते हैं, रामायण। रामायण रामायण ये इसका उदाहरण हो गया। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो अगला आता है आपका जातिवाचक। अब जातिवाचक में क्या क्या आएगा? जैसे किसी वर्ग के नाम को व्यक्त करे। अब वर्ग के नाम को व्यक्त करे यानी ऐसे शब्द जिसमें संपूर्ण जाति का बोध हो, ऐसे शब्द जिसमें संपूर्ण जाति का बोध हो। तो लिखिए, तो ये नदी जाति में आएंगी जी, जितनी भी नदियां हैं, जैसे कि नदी, क्या लिख दिया? नदी। अब मैंने आपको बताया जैसे व्यक्तिवाचक में आगरा। अब हम इसमें ले सकते हैं श्याम। क्या ले सकते हैं? श्याम। लेकिन इसमें हम श्याम क्यों नहीं लेंगे बताइए? श्याम इसमें ले सकते थे हम, लेकिन इसमें हम नहीं लेंगे। अब हम इसमें लेंगे क्योंकि ये जाति की बात कर रहे हैं, तो इसमें लिखेंगे लड़का। भाई श्याम जो है कौन है? लड़का ही तो है। या फिर हम मोहन की बात करें, कौन है? लड़का ही तो है। किस जाति का है? वो हमने लिख दिया वो लड़का। भाई जाति की बात कर रहे हैं। अब उसके बाद आता है जैसे किताब। किताब, अब किताब बताइए। अब भाई किताब है, आपने कई किताबें पढ़ी होंगी, किताबों के नाम अलग अलग पढ़े होंगे, लेकिन आएगा किस जाति में? किताब जाति में। उसी प्रकार ये आपके जातिवाचक के संज्ञा के उदाहरण हो गए, यानी किसी वर्ग के नाम को व्यक्त करे, या फिर हम यूं कहें तो जिसमें संपूर्ण जाति का बोध हो। नदी, लड़का, किताब। अब आपका हम अगली संज्ञा की तरफ लेके चलते हैं, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा कौन सी संज्ञा होती हैं?
यानी वस्तु व्यक्ति के गुण स्वभाव या स्थिति को, इसको किसी वस्तु व्यक्ति के गुण या स्वभाव स्थिति को व्यक्त करे। अब ये कैसे करे? अब उदाहरण के रूप में अगर हम बात करें तो जैसे हमारा इसमें क्या क्या हो जाएगा, जैसे गुण हो जाएंगे, कर्म हो जाएंगे, यानी गुण कर्म हम भाववाचक में पढ़ेंगे। अब गुण कर्म हम कैसे कैसे पढ़ेंगे? मैंने तो आपको बता दिया, वस्तु व्यक्ति के गुण या स्वभाव या स्थिति के बारे में, मतलब जो व्यक्त करे उसको हम क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब इसमें आएगा क्या क्या, जैसे हमारा इसमें आएगा जैसे कि भूख, प्यास, तो जो भाव प्रकट हो रहा है उसी को हम बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। इसमें भूख भी आ जाती है, प्यास भी आ जाती है, क्योंकि मुझे प्यास, भाई सुंदरता, घृणा इसी में आ जाती है, क्योंकि सुंदरता को अगर हम देखें तो कोई अच्छी सुंदर वस्तु को देख लेते हैं तो एकदम अचानक से हमारे अंदर से जो भाव प्रकट होता है कि अरे वाह, ये कितनी सुंदर चीज है या फिर कितनी अच्छी चीज है, तो वही इसमें भाववाचक संज्ञा में आ जाएगा। अगला आपका जो चौथा है समूहवाचक संज्ञा। अब समूहवाचक संज्ञा कौन कौन सी संज्ञा होती हैं? जैसे व्यक्ति, प्राणी या वस्तुओं के समूह के बारे में बताए। अब जैसे कि झुंड, उदाहरण अगर हम लिखें तो झुंड, मेला, सेना। अब आपको क्लियर पता चल गया होगा कि हमने यहाँ पे झुंड लिखा है, नंबर 2 पे लिखा है मेला और सेना। अब इनसे आपको पता पड़ रहा होगा क्योंकि मैंने समूह के बारे में बात की थी। भाई समूहवाचक संज्ञा पता करनी है हमें, और कुछ नहीं पता करना। तो झुंड हो गया आपका, इसी उदाहरण में आएगा आपका झुंड, मेला और सेना, या फिर हम कोई समिति भी बोल सकते हैं। अगला आपका चलते हैं द्रव्यवाचक। अब द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है? यानी पदार्थ या धातु का बोध हो, यानी किसी पदार्थ का बोध हो। अब पदार्थ जैसे इसमें लिख लीजिए उदाहरण में, नंबर 1 उदाहरण आप ऐसे लिख सकते हैं जैसे कि पानी, दूध भी लिख लीजिए, तेल भी लिख लीजिए और घी भी लिख लीजिए, जो लिखना चाहें वो लिख लीजिए। तो ये आपके जो किसी पदार्थ का बोध, ये भाई जो पदार्थ है, ये हम पानी वगैरह, दूध, तेल, घी जो चर्चा कर रहे हैं, ये हमारी सब द्रव्यवाचक संज्ञा में आती हैं। तो चलिए, आपको मैंने संज्ञाओं के बारे में बता दिया और कितने भेद होते हैं संज्ञा के वो भी बता दिए, विकारी शब्द बता दिए, अविकारी शब्द बता दिए। अब आपको मैं एक बात और बताऊं, जो संज्ञा मैंने जो पहले बताई थी या फिर यहाँ पर जो उदाहरण लिखा है, इसको आप परिभाषित रूप में लिख लीजिए। और एक चीज और है, यानी संज्ञा जो है विकारी शब्द में ही आता है। यानी जो आपको मैंने बताया था संज्ञा विकारी में ही, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और जो क्रिया बताई थी, तो एक और नोट लिख लीजिए, यानी संज्ञा जो शब्द है, यानी संज्ञा जो है, संज्ञा हमारा विकारी शब्द में ही आता है। ठीक है, उसके बाद आपका ये क्लियर हो गया, 5 भेद क्लियर हो गए। तो आपको मैं एक बात और बता दूं, इस टॉपिक को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, मेरी यही आशा है आपसे। इसके बाद आपका जो चैप्टर स्टार्ट होगा, क्योंकि मैंने संज्ञा के बाद सर्वनाम बताया था, तो अगला जो टॉपिक होगा, जो नेक्स्ट दिन होगा, वो आपका सर्वनाम का होगा। सर्वनाम भी बहुत अच्छा टॉपिक है और काफी छोटा टॉपिक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा, मेरी यही आशा है आप सभी से। मैं आप सभी को एक बात और बताना चाहूंगा भर्ती के बारे में। भर्ती बहुत ही जल्दी से आने वाली है। आप अपनी तैयारी लगातार करते रहिए और इस क्लास को जो मैंने कराई है, इस क्लास को आप अच्छी तरह से पढ़ें, समझें और अपने जो भी भाई बहन दोस्त हैं, जो भी हैं आपके, उनको शेयर करें, क्योंकि शेयर करेंगे तो आपका जो भी टॉपिक इसमें क्लियर हुआ है वो उनका भी क्लियर होगा, क्योंकि भला आप किसी का चाहेंगे तो आपका भी भला होगा। तो इसलिए इस क्लास को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।